गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम अपनी पॉलिटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज आपको मैं बताऊंगा कंपनी रूल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक पावर जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडिया में आई। स्टार्टिंग में वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट आगे जाके उन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंट्रोल किया। देखिए, तो पार्ट 2 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और कब आए थे? 1600। क्लियर? किसने चार्टर दिया था? क्वीन एलिजाबेथ वन। क्लियर? और इनको क्या मिला था? दीवानी राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिला था। दीवानी राइट मतलब राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिला था। आगे जाके 1857 रिवोल्ट के बाद 1858 में क्या स्टार्ट हुआ? क्राउन का रूल। क्लियर? तो ये आपने पढ़ा था, जो कब तक चला था? 15 अगस्त 1947। तो आज स्टार्ट करेंगे हम कंपनी रूल। कंपनी रूल का जो पहला एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कब से कब तक चला आपका एक्ट? ये जो कंपनी रूल है ये चला था 1858, 1773 टू 1858। क्लियर? तो रेगुलेटिंग मीन्स कंट्रोल करना। देखिए, पहले इस टर्म को समझिए। रेगुलेटिंग मीन्स टू कंट्रोल, रेगुलेट। किसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर इंडियन अफेयर्स को। एक्ट मतलब कानून। देखिए, सारी टर्म्स आप यहाँ से सीखते हुए चलिए। पॉलिटी में ये सारी टर्म्स आपकी काम आएंगी। इवन आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे एक्ट, बिल, प्रपोजल्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए, बिल एक वर्ड होता है, बिल, और एक आपने देखा एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट? बिल क्या है और एक्ट क्या है? बिल इज जस्ट अ प्रपोजल। अब मान लीजिए, अगर मैं कोई चीज़ प्रपोज कर रहा हूँ कि ये मेरा बिल है, मेरा प्रपोजल है, जब वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के साथ पास हो जाएगा, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर से जब वो पास हो जाएगा। आज की डेट में लेजिस्लेचर कौन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये आपके लेजिस्लेचर है। जब ये बिल यहाँ से पास हो जाएगा तो क्या बनेगा? एक्ट। एक्ट मतलब लॉ। एक्ट मतलब लॉ, कानून बनेगा। क्लियर? चलिए, तो पहला एक्ट दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको इन पॉइंट्स को समझा दूंगा। क्लियर? और फिर आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। This act was the great constitutional importance as it was the first step taken by British government to control and regulate the affairs of East India Company in India। देखिए, लिखा हुआ है ये फर्स्ट मेजर स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कि वो इस कंपनी को कैसे कंट्रोल करेगी। Clear? Second, it recognized for the first time the political and administrative functions of the company। पहली बार पॉलिटिकल फंक्शंस को समझा कि पॉलिटिकल फंक्शंस कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो करप्शन बढ़ता रहेगा। एंड थर्ड, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइजेशन। क्लियर? अब इन तीनों को समझिए। फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया। सेकंड है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आया या पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आया। एंड थर्ड, सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, ये टर्म है क्या, समझेगा इस टर्म को। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये समझा दे रहा हूं आपको मैं। सेंट्रलाइजेशन। देखिए, हुआ क्या? सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, इकट्ठा करना किस चीज को। क्लियर? जैसे मैंने अगर बोला आज सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन मतलब जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल है या वो स्ट्रांग है। क्लियर? अगर मैंने टर्म यूज किया डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स डिवाइड की गई है सेंटर, स्टेट और इवन लोकल्स के में। क्लियर? तो डी मीन्स अपोजिट। किसका अपोजिट? सेंट्रलाइजेशन का। इसका मतलब सारी पावर सेंटर के पास है, इसका मतलब सारी पावर डिवाइडेड है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन कैसे आया? ये आपका इंडिया है। क्लियर? ये आपका बंगाल,
ये आपका बॉम्बे, एंड थर्ड वन इज योर मद्रास। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे। ये 3 इंपॉर्टेंट क्या थे? प्रोविंसेस। जैसे आज आपके स्टेट होते हैं, आज आपके स्टेट है ना, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, वैसे उस टाइम पे प्रोविंसेस हुआ करती थी, और ये 3 प्रोविंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन्होंने यहाँ पे एक गवर्नर को अपॉइंट किया था, गवर्नर, तीनों जगह, बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर एंड बॉम्बे के गवर्नर। तो तीनों जगह क्या है? गवर्नर है। अब क्या किया इस एक्ट में, जो 1773 का एक्ट आया है, ये जो बंगाल के गवर्नर है, इनको बोला कि ये अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएंगे। तो इनकी पोजीशन को बढ़ा दिया गया और इनके पास पावर्स ज़्यादा दे दी गई इनके मुताबिक। देखिए, बंगाल के जो गवर्नर थे, अब क्या कहा जाएगा उनको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये जो मद्रास के गवर्नर है एंड जो बॉम्बे के गवर्नर है, ये दोनों इनके सब ऑर्डिनेट काम करेंगे। सब ऑर्डिनेट मतलब नीचे काम करेंगे। तो ऊपर इंडिया में क्या होगा? इंडिया में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास। देखिए, यस, एक आपके होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नीचे कौन है? नीचे है आपके गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। क्लियर? तो ये देखिएगा, ये सबऑर्डिनेट हो गए, ये दोनों सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इट मींस ये कहाँ मूव कर रहे हैं हम? टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ये हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। आगे जाके आप ये पोस्ट के बारे में देखेंगे। ये जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1833 में इसी को बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होने चाहिए। इसी को बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यही आगे जाके कहलाए वॉइसरॉय, और इन्हीं को आगे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कहा गया। क्लियर? तो याद रखिएगा, 1950 तक हमारे कौन थे? वॉइसरॉय। 1947 तक वॉइसरॉय, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। क्लियर? और फिर प्रेसिडेंट। देखिए, ये पोस्ट प्रेसिडेंट की कहाँ से आई है? तो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वॉइसरॉय एंड देन वॉइसरॉय बिकेम प्रेसिडेंट। क्लियर? तो देखिए कितनी पुरानी पोस्ट है। ये बैकग्राउंड यहाँ से आया है। और याद रखिएगा, इसके बाद हमारा जो सेंटर था, सेंटर जो हमारा था वो था बंगाल, दिल्ली नहीं था। हमारी कैपिटल जो दिल्ली हुई है वो 1911 में हुई है, 1911 में। उससे पहले जो हमारी कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी बंगाल। क्लियर? बंगाल का इतिहास है ज़्यादा। चलिए देख लीजिए पॉइंट। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, जो ये हम एक्ट पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके फीचर्स फर्स्ट देखिए। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, प्लीज रिमेंबर दिस नेम। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर? इनको हेल्प करने के लिए 4 लोग और रखे गए। क्लियर? क्योंकि पूरे इंडिया को संभालना है, या अकेले नहीं संभाल पाएंगे। इनके साथ 4 लोग और रखे गए और इनके सबऑर्डिनेट थे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ये जो काउंसिल है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल +4, इसको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर?
या फिर गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर। अब ये एग्जीक्यूटिव वर्ड शायद बहुत बच्चों के लिए नया हो, इस टर्म को समझते हैं। ये एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं, बचपन में सबने पढ़े होंगे। 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी या ऐसे ऑर्गन होगा गवर्नमेंट का जो कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इनका काम है लॉस को इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटेशन का काम होगा। लेजिस्लेचर का काम होगा टू मेक लॉ, एंड जुडिशरी का काम होगा टू प्रोटेक्ट लॉ, टू प्रोटेक्ट लॉ। क्लियर। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको शायद लग सकता है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके बाद पॉलिटी बहुत ईजी है, बिलीव मी। क्लियर। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें आपको काफ़ी टर्म्स देखने को मिलेंगी, सारी आपके लिए न्यू टर्म्स होंगी, बट जब चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी तो आपके लिए पॉलिटी काफ़ी ईजी हो जाएगी। क्लियर। चलिए, गवर्नमेंट के 3 फॉर्म्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव लॉस को इंप्लीमेंट करेगा, लेजिस्लेटिव लॉस को बनाएगा एंड जुडिशरी लॉस को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल है और 4 लोग हैं, इनको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव भी यही संभालते थे इस समय इंडिया में, आगे जाके लेजिस्लेटिव अलग होगी। क्लियर। चलिए, इसके अलावा देखिए थर्ड, जुडिशरी। जुडिशरी के लिए क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को ओपन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा ओपन किया गया 1774 में। और जो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलाइजा इम्फे। एलाइजा इम्फे, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा। क्लियर। तो एलाइजा इम्फे क्या थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। देखिए, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी बंगाल, एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यही काउंसिल बन रही है और 4 मेंबर्स क्या है उनको असिस्ट करने के लिए। क्लियर। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। प्लीज रिमेंबर दिस नेम, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आता है काफी बार। क्लियर। और देखिए, जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स हैं उनको क्या कर दिया गया? सब ऑर्डिनेट कर दिया गया। इससे पहले क्या थे? ये तीनों इंडिपेंडेंट थे। तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। चलिए आगे देखिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया कब? 1774 में। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे एलाइजा इम्फे। और ये जो चीफ जस्टिस थे इनके साथ 3 और जजेस भी थे, 3 और जजेस भी थे। क्लियर। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसका स्ट्रक्चर था 1+3। क्लियर। चलिए, इसके अलावा एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब क्या है? देखिए, पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो हमें कंट्रोल करने की, इस कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कंपनी कंट्रोल कैसे होगी? ये एक प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो प्रॉफिट एंड लॉसेस पे करेंगे। क्लियर। देखिए, शेयर होल्डर्स या फिर प्रोप्राइटर्स आप बोलते हैं इनको, ये 24 डायरेक्टर्स इलेक्ट करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। क्लियर। और जो 24 मेंबर्स की बॉडी है इसको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किनके ऊपर काम करेंगे? इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। क्लियर। देखिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ऊपर आपके हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल +4, और इनके ऊपर एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो बॉडी थी 4 साल के लिए बनती थी। कितने ईयर्स के लिए? 4 इयर्स के लिए। और कितने मेंबर्स थे इसमें? इसमें थे 24 मेंबर्स। क्लियर। ये 24 मेंबर कंट्रोल करेंगे इस कंपनी को। क्लियर। तो ये एक्ट आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला एक्ट आना था वो आना था 1793। देखिए, जितने भी एक्ट आए हैं वो 20 ईयर्स के टाइम पीरियड में आए हैं। 1773, 1793, 1813, 1833, 1853। क्लियर। और लास्ट जो एक्ट आएगा वो अलग था, वो 20 ईयर्स के लिए नहीं था।
अब जो एक्ट आएगा बीच में वो पिट्स इंडिया एक्ट था जो कि 1784 में आ गया। अब देखिए एक्ट आना था कब, 20 साल बाद, बट कुछ डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से ये एक्ट पास करना पड़ा जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए लिखा है इट इज जस्ट अ रेटिफिकेशन ऑफ 1773 एक्ट। ये कोई ऐसा नया एक्ट नहीं था, ये सिर्फ उसी का रेटिफिकेशन था। क्लियर। चलिए ये जो एक्ट था इसको ऑल्सो इसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था, 1784। इसके कुछ मेजर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देखिए अब क्या हुआ, ये बॉडी जो थी, या देखिए स्ट्रक्चर देखिएगा आप ध्यान से, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास, इनके ऊपर 1+4, इनके ऊपर COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 24 मेंबर्स की बॉडी जो कि कमर्शियल फंक्शन देख रहे हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, ये जो 4 मेंबर्स हैं इनको कर दिया गया 3। पहला चेंज, ये चेंजेस आपको याद रखने पड़ेंगे। जो एक्ट आया था दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसमें ये 4 मेंबर्स को घटा के कर दिया गया 3। नीचे कौन, सेम वही, बॉम्बे एंड मद्रास। क्लियर। ऊपर एक बॉडी और बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बॉडी बनाई गई, ये कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी और ये क्या देखेगी, कमर्शियल अफेयर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। नीचे बॉम्बे, मद्रास, ऊपर 1+3, 1 मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 3 इनके हेल्प करने के लिए, इसको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर। ऊपर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल, इतना आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, यस, it distinguished between the commercial and political functions of the company. पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। कैसे अलग किया, देखिए, इट अलाउड दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज दी कमर्शियल अफेयर्स। जो बॉडी इलेक्ट की थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, 24 मेंबर्स की जो बॉडी थी, वो सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेगी। वो सिर्फ क्या देखेगी, कमर्शियल अफेयर्स। बट एक और बॉडी बना दी गई, इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जो कि किसको मैनेज करेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स को। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे जाके दस इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसको बोला गया डबल गवर्नमेंट, मतलब 2 अलग अलग बॉडी है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को मॉनिटर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। बट एक कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं और दूसरे पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। देखिए 2 गवर्नमेंट हो गई, इसलिए इसको बोला गया डबल गवर्नमेंट। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो कंफ्यूज करती है। देखिए इससे पहले आपको एक टर्म बताई थी डुअल गवर्नमेंट, DUAL। डुअल गवर्नमेंट क्या थी, जो बंगाल में हुई थी, एक तरफ नवाब ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे क्या है, डबल गवर्नमेंट। और देखिए इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रॉम 4 to 3। क्लियर। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस, क्लियर। अगला एक्ट आता है 1793। इस एक्ट में कुछ खास चीजें हुई नहीं, बस ये बोला गया कि 20 ईयर्स इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। देखिए वो ये टर्म नई टर्म है आपके लिए, मोनोपोली, MONO, मोनो मीन सिंगल, पोली मीन्स पावर। इंडिया में सिर्फ यही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको इंडिया में ट्रेड करने का राइट था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की और कोई भी कंपनी नहीं थी। बट आगे जाके आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। क्लियर। और इस कंपनी को क्या होता है, दबदबा थोड़ा कम हो जाता है। तो इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। क्लियर। और इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर। अब समझिएगा ओवर राइडिंग पावर क्या है, या फिर इसको बोला जाएगा वीटो पावर। आप सभी ने सुना होगा वीटो पावर के बारे में। होता क्या था, इस कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो लिए जाते थे मेजोरिटी के साथ। जैसे 1+3, देयर आर 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स में से अगर मान लीजिए
3 ने बोला यस और 1 ने बोला नो, तो ये जो 3 वाली बात है वो मान ली जाएगी। तो जो डिसीजन है वो मेजोरिटी के साथ लिए जाते थे। बट अगर टाई हो जाए, मान लीजिए अगर 2-2 हो जाए, अगर 2 और 2 हो जाए, इस केस में क्या था, इस केस में जिस साइड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो बात मान ली जाती थी। क्लियर? बट हुआ क्या, जो गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने बोला कि ये मैं इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ। क्या बोला? मैं इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, बट ये 3 लोग मिलके मेरी पावर को कम कर रहे हैं। कैसे? मैंने आपको अभी बताया डिसीजन ले जाते थे मेजोरिटी के साथ। अगर मान लीजिए 3 लोग एक साइड हो गए, 3 मेंबर्स, और एक गवर्नर जनरल इस साइड है, फिर भी किसकी बात मान जाएगी? उन 3 लोगों की। क्लियर? इसको हटा दिया गया और गवर्नर जनरल को, या जो आने वाले फ्यूचर गवर्नर जनरल्स हैं, उनको दे दी गई ओवरराइडिंग पावर या फिर वीटो पावर। इट मीन्स अगर कोई भी चीज़ है उन्होंने मना कर दिया तो वो चीज़ नहीं हो सकती। क्लियर? जैसे आज आपने सुना होगा P5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। क्लियर? वीटो पावर मीन्स अगर आपने मना कर दिया, मान लीजिए 3 एक साइड है, एक साइड है, अगर आप 3 एक साइड भी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मैंने अगर मना कर दिया तो वो चीज़ नहीं होगी। इसको बोला गया वीटो पावर या फिर ओवरराइडिंग पावर। क्लियर? आज का लास्ट एक्ट पढ़ते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए चार्टर मीन्स किसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए इशू किया जा रहा है। चार्टर एक्ट आपके 1813 है, 1833 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज 1813 करके ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी एक्ट्स देखेंगे और कंपनी रूल को कंप्लीट करते हुए चलेंगे क्राउन रूल की तरफ। देखिए, इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली। अब देखिए 1813, मैंने आपको अभी टर्म समझाई थी मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स सिंगल पावर। अभी तक सिर्फ एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में ट्रेड कर रही है। बट ब्रिटेन में बाकी कंपनीज भी होगी, बाकी ने भी बोला कि हमें भी इंडिया जाना है, ट्रेड करना है, क्योंकि इंडिया में क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है। सेम एग्जांपल लीजिए, टाटा है, रिलायंस है, वो किसी और देश में गए, वहाँ जाकर ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इंडिया की जो बाकी कंपनीज होंगी वो भी क्या बोलेंगी, वो बोलेंगी हमें भी इंडिया जाना है, या फिर हमें भी दूसरे देश जाना है और प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये जो दौर था वो था ग्लोबलाइजेशन का। क्लियर? तो बाकी कंपनीज ने बाकी गवर्नमेंट पे दबाव बनाया कि हमें भी इंडिया जाके ट्रेड करना है, और ब्रिटेन ने सबको अलाउ कर दिया कि आप इंडिया जाइए और ट्रेड कीजिए। देखिए, इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। कोई भी इंडिया आए और ट्रेड करे, इंडियन मार्केट सबके लिए ओपन कर दी गई। हाउएवर 2 एक्सेप्शन रखे गए, एक चाइना और एक टी। देखिए, हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर एंड ट्रेड विद चाइना। ये 2019-2020 यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, दोनों साल। क्लियर? अगर आप देखेंगे ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2019 एंड 20 के। अब क्या हुआ, देखिए 2 एक्सेप्शन रखे, इट मीन्स चाइना के साथ ट्रेड करने में और चाय में ट्रेड करने में, टी में ट्रेड करने में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, बाकी सबके लिए मार्केट ओपन है, कोई भी आओ ट्रेड करो। क्लियर? Yes. Next, it allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. Christian missionaries को अलाउ किया गया कि आप इंडिया में जाइए और इंडिया को क्या कीजिए, जो इंडिया में सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, इनको कन्वर्ट कीजिए। और कहाँ कन्वर्ट कीजिए? क्रिश्चियनिटी में। क्लियर? तो यहाँ पे कौन आए? क्रिश्चियन मिशनरीज आए। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, हम इसको आज यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे 1833 एक्ट से। थैंक यू सो मच।